इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पोखरा में मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों का धावा हो चुका है, जिसका जिक्र अभी आशुतोष कर रहे थे। पोखरा में स्थिति बिगड़ती जा रही है। काठमांडू में भी पार्लियामेंट के भीतर घुसने की कोशिश 12 प्रदर्शनकारियों में की थी। प्रदर्शन को देखते हुए अब पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज की स्थिति में जो जानकारी आशुतोष दे रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति आवास और पार्लियामेंट के इर्द गिर्द कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब पोखरा में भी मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की और उसके बाद वहां भी इसी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी हम दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह ने भी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद सरकार के खिलाफ फरवरी महीने में भी प्रोटेस्ट हुए थे। क्या इन प्रोटेस्ट को उससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन प्रोटेस्ट का कोई भी नेता नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। क्या स्थिति हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही है? प्रणय, देखिए साहिल, इसके कई सारे पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के अंदर सरकार के खिलाफ नाराजगी काफी समय से जो है वो चल रही थी। राजशाही के समर्थन के अंदर होने वाला प्रदर्शन हो या वहां पर जो बिजली कमीशन के चीफ को हटाया गया था उसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता का प्रदर्शन हो, और उसके बाद ये अब सोशल मीडिया को लेकर। लेकिन अभी जो तात्कालिक कारण है वो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की तरफ से लगाया गया प्रतिबंध है। सरकार और तकनीकी तौर पर यदि देखें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने वही किया जो कि एक सरकार को करना होता है कि अब इन सोशल मीडिया कंपनियों को समय दिया गया था कि वो कंप्लायंस करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसके बाद उन्हें प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया और उसके बाद ये जो नाराजगी को लेकर, जनता की शिकायतों को लेकर संकेत मिल रहे थे, उसकी अनदेखी की गई, वहां पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। जहां तक लेटेस्ट अपडेट का सवाल है साहिल, मैं आपको बता दूं कि इस समय संसद परिसर के आसपास के इलाकों के अंदर सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। अभी तक जो नेपाल की सशस्त्र पुलिस थी वो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब काठमांडू शहर के अंदर सेना उतार दी गई है और इसके साथ साथ सेना के इस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इस प्रदर्शन को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। शाम 5 बजे तक का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब देखने का सवाल ये होगा, क्योंकि कई जगह पर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं, कई प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ चुके हैं। संसद के बाहर भी जो है वो धरने का एक जो सीन है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। उसके अलावा विराटनगर, नेपालगंज, पोखरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां भी विरोध प्रदर्शन जो है उसकी आग भड़क चुकी है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 5 बजे तक का समय तय किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। 5 बज चुके हैं और हम दंगल में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए प्रणय? देखिए, जिस तरीके की स्थिति वहां पर बिगड़ी है, करीब 16 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर जो है वो अफरा तफरी की स्थिति है वहां पर, और काफी केओस है इस समय। आंसू गैस के गोलों की तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा है। इसलिए ये अगर कोई निर्धारित प्रदर्शन होता तो उसे कंटेन कर लिया जाता, लेकिन अगर ये प्रदर्शन रात को भी जारी रहता है तो सुरक्षा बलों के लिए स्थिति और चिंताजनक होगी। जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है, रात 10 बजे तक का कर्फ्यू पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन अब हालात को देखते हुए लगता है कि कर्फ्यू जो है उसकी मियाद बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा नजरें लगी होंगी साहिल इस चीज के ऊपर कि आज सुरक्षा परिषद की जो बैठक हो रही है, साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, उसके अंदर क्या होता है। अब से थोड़ी देर पहले आज तक के ऊपर जो नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री हैं उपेंद्र यादव, उन्होंने कहा था कि सरकार के पास एक ही विकल्प है कि सरकार ये तमाम जो निर्देश हैं वो वापस ले ले, युवाओं की बात को माने और भ्रष्टाचार के नियंत्रण से लेकर सोशल मीडिया पर लगाई गई रोक को हटाने जैसे जो कदम ले, जिससे जनता की नाराजगी कम हो। यही एकमात्र विकल्प केपी शर्मा ओली सरकार के पास बचता है। जी, माना यह जा रहा है कि यह तो ट्रिगर पॉइंट था कि जो जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया, लेकिन इससे पहले खास करके करप्शन यानी भ्रष्टाचार, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिस तरीके से बेरोजगारी और बाकी तमाम इकोनॉमिक इश्यूज जो नेपाल के भीतर है, और नेपाल की सरकार का अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, इसके वजह से दरअसल युवा वहां पर भड़के हुए थे और उसके बाद ये सोशल मीडिया बैन लगा दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया कि अगर कुछ लोगों की नौकरी इससे चली भी जाती है तो उससे उनको फिक्र नहीं है। उसके बाद दरअसल ये प्रोटेस्ट के लिए कहा गया और जेनजी जनरेशन जिसे कहा जाता है, 18 साल से 30 साल तक के नई पीढ़ी के युवा लोग नेपाल में सड़क पर यहां पर उतरे हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सोनी शर्मा सेक्रेटरी है जर्नलिस्ट एसोसिएशन नेपाल के, उनसे पूछेंगे कि दरअसल बाकी कारण कितने कारगर साबित हुए इस पूरे प्रोटेस्ट में। सुजीत झा एडिटर है आज तक के, नेपाल में कई बार कवरेज कर चुके हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। राजीव झा
वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल से, उनसे भी इसके बारे में पूछेंगे। सोनी शर्मा हमारे साथ में इस वक्त है, उनसे हम पूछेंगे कि दरअसल नेपाल की स्थिति क्या है, क्या वजह है कि जिसके वजह से दरअसल ये प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। सोनी जी, मैंने 3 कारण यहां पर दिए हुए हैं, खास करके जो कहा जाता है कि करप्शन एक बहुत बड़ा कारण बना, बेरोजगारी दूसरा बड़ा कारण बना, और ज्यादातर युवा पीढ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गुजारा करने की कोशिश कर रही थी। वो जब बैन कर दिया गया, उसके बाद ये प्रोटेस्ट ट्रिगर हुए हैं। ये अगर कहे तो गलत होगा क्या, सोनी जी? अ, यही है खास कर ये सर, ये नेपाल में जो भी पिछले बार अभी अभी हो रहा है, जेन जी ने आंदोलन किया था आज, उनका मुख्य एजेंडा ये था कि वो एंटी करप्शन मूवमेंट में लग रहा थे वो। ये सब करने के लिए उन्होंने सोशल साइट में भी आह्वान किया था एंटी करप्शन वाले मूवमेंट के लिए। तो फिर सरकार ने पिछले बार वो सोशल साइट भी बंद कर दिया। तो ये जेनरेशन, जो नया जेनरेशन है, वो सब इसका विरुद्ध में आज स्वतःस्फूर्त अपने आप ही सड़क में आ चुका है। तो जो हमने देखा है, आपने भी सुना है, वही है सच। नेपाल में अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार में नेपाल की रैंकिंग अगर हम देखें तो वो भी स्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं है, और 2020 में 180 नंबर पर नेपाल की रैंकिंग देखी गई है। क्या भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा कारण इसमें माना जाए कि जिसके वजह से सरकार के खिलाफ एक गुस्सा पनप रहा था? नेपाल के राजा ने भी इससे पहले नेपाल सरकार के खिलाफ आंदोलन की गुजारिश की थी, उस पर आह्वान किया था, जिसकी वजह से आज ये नया आंदोलन हमें यहां पर देखने मिल रहा है। भ्रष्टाचार का अंत्य तो युवा लोग चाहते थे, भ्रष्टाचार जल्दी खत्म हो। पब्लिकले टैक्स दिया है ना सरकार को, तो सही ठाव में सही वक्त में यूज होना चाहिए, ये बोल रहा था पब्लिक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, थोड़ा नाराजी ये है। लेकिन ये और तो पहले बार हुआ था तीनकुने में, वो वाला दूसरा फरक प्रवृत्ति का घटना है। दोनों घटना फरक है। वो कोई राजनीतिक दल अथवा कोई मोमेंट का था, ये स्वतःस्फूर्त यंग जेनरेशन ले किया आंदोलन है। ये दोनों फरक पार्ट है। पर भ्रष्टाचार भी, करप्शन भी एक कारण है। वही कारण के वजह से वो एंटी करप्शन मूवमेंट में लग रहा था नेपाल का